नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर, जहां नारायणपुर के कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 7 और 9 इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी फिलहाल इस मामले की जांच एंट्री कंट्रोल क्राइम यूनिट और नारायणपुर पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक इस कांड में शामिल था और पुलिस आरोपियों को नारायणपुर ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस मामले में और डिटेल्स जानते हैं हमारे संवाददाता शमशेर खान फ्रॉम दुर्ग। हेलो। जी सर। जी, आप जरा इस मामले पर हमें और डिटेल्स दे सकते हैं? 2 दिन पहले नारायणपुर में कांग्रेसी नेता विक्रम बैस की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्योंकि वो नक्सली क्षेत्र होता है, यह आशंका बताई जा रही थी कि नक्सलियों को, लेकिन 2 दिन बाद भिलाई से 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये जो आशंका थी वो दूर हो गई है। और अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम और नारायणपुर पुलिस ने भिलाई सेक्टर 7 और सेक्टर 9 से 3 लोगों को हिरासत में है, उनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि उसमें से एक जो है वो हत्यारा है और बाकी 2 उसके सहयोगी हैं। तो क्या कुछ है मामले में अभी अपडेट आना बाकी है, और जो जानकारी है अभी ये इसकी पुष्टि जो दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की है 3 गिरफ्तारी की। जी सर। जी, तो इसमें कुछ अभी जो पूछताछ चल रही है, इसमें क्या हत्या का कारण मालूम पड़ रहा है या क्या है? अभी जांच किस ओर जा रही है? अभी पूछताछ जारी है और अभी हालांकि पुलिस ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है। जल्द ही पूछताछ जारी है, जल्द ही खुलासा होगा। इसमें क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है या क्या है? और अब जो पहले नक्सली को लेकर आशंका जताई जा रही थी, अब ये राजनीतिक ही एक मामला दिखाई दे रहा है जिसके चलते हत्या हुई है। अभी तो दिखाई दे रहा है, जब तक खुलासा नहीं होता है तो कुछ भी साफ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी, कांग्रेसी नेताओं पर बहुत कुछ देर पहले, कुछ सालों पहले भी नक्सलियों ने हमला किया था और इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ खींचातानी बातें चल रही है कि नक्सलियों के ऊपर, जिस तरह अमित शाह जी ने भी पिछली बार नक्सलियों पर जो ऑपरेशन चला था उसमें उन्होंने बहुत नाम लिया था उन्होंने। तो अभी ये जो अभी हत्याकांड हुआ है, जैसे फिर से कांग्रेसी नेता पर हुआ है, इसके पीछे क्या क्या है? नक्सलियों और कांग्रेसी नेताओं के बीच में ये क्या खींचातानी चल रही है? हालांकि जिस तरीके से अभी नक्सलियों को लेकर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है, बीते अगर 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में लगभग 50 से अधिक नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। उसके अलावा कई नक्सली जो है, जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास योजना है, उसके तहत लोग आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। और लगातार मतलब हर दूसरे दिन में बड़ी खबर आ रही है कि 10 लोगों ने, 5 लोगों ने इस तरीके से लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और रही बात अभी इस मामले की, अगर बात करें कांग्रेसी नेता की हत्या की, तो अभी इसमें जो अपडेट आना बाकी है उसके इंतजार में है। जल्द ही इसको अपडेट किया जाएगा जैसे ही बाहर आती है खबर। जी, ठीक है, ठीक है। तो हम रुकते हैं अपडेट के लिए और बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और आगे बढ़ते हैं अगली खबर में और देखते हैं भिलाई में इस वक्त की एक बड़ी खबर। फैक्ट्री में काम के दौरान रील बनाना पड़ा भारी। श्रमिक की ऊंचाई से गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक का नाम बबलू प्रसाद, उम्र 39 वर्षीय बताया जा रहा है, जो है पाली राजस्थान के निवासी। जांच में जुटी है अभी भी पुलिस। इसके बारे में भी हम और जानते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से। हेलो। हाँ सर, ये जो मौत हुई है बबलू प्रसाद की मौत बना रहा था, ऊंचाई पे था, भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया का मामला है। यहाँ अजीत मेटालिक जो एक औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी है, वहाँ है और फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस ने भेज दिया है। और बाकी की जानकारी अब जुटाने में पुलिस लगी हुई है। जामुल थाना
हमें उतनी जल्द खुलासा करेगी, क्या कुछ कारण थे, किस प्रकार से घटना हुई, उसके बारे में अपडेट देंगे। क्या ये उनका जो डेथ हुआ है ये रील्स बनाते वक्त हुआ है या क्या हुआ है, थोड़ा डिटेल? रील्स बनाते वक्त हुआ है। तो टाइम में वो रील बना, वो ध्यान नहीं देना और नीचे गिर गया। अच्छा, उस वक्त उनके साथ कोई सहयोगी कर्मचारी नहीं थे उनके साथ? नहीं, उस वक्त और भी सहयोगी कर्मचारी थे वहाँ आसपास, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं किया, रील बनाने में व्यस्त आए और सब अपना लंच खाने में, लंच टाइम था, लंच का समय था, लोग लंच में बैठे हुए थे। चलो ठीक है, आपके रिपोर्ट और आपके डिटेल्स के लिए बहुत धन्यवाद। और जो अपडेट्स आते हैं पोस्टमार्टम के बाद और पुलिस की जांच के बाद, हम इन सब का अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव में 39 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। बची हुई सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। इससे पहले बची हुई सीटों को जीतने के लिए सत्ता पार्टी और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता को अपनी तरफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे जैसे 5वें चरण के लिए 20 मई की तारीख करीब आ रही है, चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी बीच लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पार्टी पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इंडियन गठबंधन की जॉइंट पीसी और चुनावी सभा में गिरते भाषा स्तर समेत चुनाव से जुड़े कई मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने चुनावी विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय से खास बातचीत की है। रवि उपाध्याय ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में 36 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मियां या सियासत और भी तेज होती जा रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 80 सीट जीतने का और पूरे देश में 400 पार का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। मुझसे पूछते हैं, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट और खुद चुनावी विश्लेषक भी, उनसे बात करेंगे कि आपका आकलन क्या कहता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 4 चरणों में उसके पूरे देश में, यूपी में तो उसने लक्ष्य रखा 80 का 80 सीट जीतने का और उसका मानना है कि उसके आगे कुछ नहीं। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपने कई चुनाव देखे, क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, जनता का मूड क्या है? देखिए, सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे विपक्ष हो, सबके दावे अपने अपने में हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन जो जनता है वो मूल मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रही है और जनता खुल के बोल नहीं रही है। जनता अपने तरीके से महंगाई और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हो गई है और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो बात कर रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है इस पर। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इस पर बात लोगों को करना चाहिए, समझाना चाहिए उन लोगों को क्यों नहीं हुआ। आप केवल इन तरीक़ों से काम नहीं चल सकता है। सॉरी, जैसे रवि जी जिस तरह से अभी आज कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज देके कोई एहसान नहीं करें। जो फूड सिक्योरिटी बिल था वो कांग्रेस के ही समय में आया था। अगर उनकी सरकार आती है, विपक्षी सरकार बनती है, तो वो 5 किलो की जगह वो 10 किलो देंगे। और अखिलेश यादव ने कहा आटा और डाटा फ्री देंगे। कितना उनका ये सुगुफा, कितना जो कहा है, कितना उनके लिए कारगर साबित होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, सरकारें तो कहती रहती हैं कौन क्या फ्री देगा, क्या करेगा, लेकिन फ्री का तो ज़माना हो गया है। आप सबको रोज़गार दीजिए, किसी को फ्री नहीं चाहिए, सबको रोज़गार दीजिए। फ्री किसी को चाहिए नहीं, डाटा हो चाहे आटा हो। 5 किलो राशन है। रोजगार की बात अगर कहें तो आज जो जॉइंट पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यही आरोप लगाया जा रहा था। जितने भी विपक्षी नेता थे कह रहे थे कि रोजगार की बात ही नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। क्या लगता है वाकई में जो चुनाव है, जो चुनावी जनसभा है, जैसा कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, अगर आपके पास 2 भैंस है, तो एक भैंस मुसलमान को दे देंगे। क्या इतनी जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की भाषा का गरिमा न गिराएं।
ये अच्छी बात नहीं है। और कोई किसी का भैंस नहीं ले जाएगा, ना कोई किसी का सोना ले जाएगा। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। लेकिन जो अनाज की बात है, आप किसी को अनाज किलो दे करके किसी को आक्रमण मत बनाइए। सबको काम दीजिए, सब लोग काम करें, सब कुछ करें। मोदी के प्रति सबको प्रेम है, सब भावनाएं ठीक हैं। लोग मोदी को इसलिए लेकर आए थे कि मोदी बहुत विकास करेंगे, बहुत काम करेंगे। आज उनके प्रति ऐसी भाषा क्यों उनकी बोलनी पड़ रही है? इसलिए बोलनी पड़ रही है कि बहुत कुछ दिक्कतें लोगों हो गई हैं। आप गांव में देखिए, गांव में सिलेंडर आपने दिया है, उज्ज्वला में सिलेंडर आपने दे दिया है, तो सिलेंडर देने के बाद सिलेंडर लोग भरा नहीं पा रहे हैं। आप तो लकड़ी से खाना बना रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, वो आपने दिया तो, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यानी यूटिलाइज जो मिला है उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, मेरे कहने ये यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आपने दिया है तो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो आप 1200 सिलेंडर कौन भरा पाएगा? आम आदमी। रवि जी, जिस तरह से चलिए ये सिलेंडर की बात हो गई है और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुद्दे खासतौर से जो आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या ऐसा चुनाव आपका देखा है कि मुद्दे गायब हो गए हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसा चुनाव कभी आपने देखा है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं और सत्ता पक्ष पर मुद्दे ही नहीं हैं। वो मुद्दा ढूंढ रहा है और केवल हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र मीट मछली से काम नहीं चलेगा। आपको मेन मुद्दे पे आना ही पड़ेगा आपको, और आपको आना भी चाहिए। आपने 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, आप बोलिए आपने क्या किया है, खुल के बोलिए ना, क्या किया क्या नहीं किया है। यही चीज़ आप कह रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, अच्छी कानून व्यवस्था है, सब लोग खुश भी हैं कानून व्यवस्था से। लेकिन सब लोग खुश करने के लिए हर जगह उसी खुशी से नहीं काम चलेगा ना। आप लोग बेरोजगारी, महंगाई, जो जीएसटी है, हर चीज़ जीएसटी है, वो लोगों को मार रही है। आम आदमी जो है, आम छोटा दुकानदार है, परेशान है। तो सबकी सुननी चाहिए। रवि जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि इस बार जो यूपी में जो है वोट, एक तबका जो है बहुत साइलेंट वोट दे रहा है और लोग वोट भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट का जो प्रतिशत है कम, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्या लगता है लोगों में नाराज़गी है किसी बात की, और एक जो वोट स्लिप जो कह रहे हैं कि एक साइलेंट वोट जा रहा है, तो ऐसा कौन सा तबका है जो साइलेंट वोट दे रहा है और जो वोट नहीं दे रहा वो कौन सा तबका? एज ए आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो मध्यम वर्ग है और मध्यम अपर वर्ग है, ये साइलेंट मोड पे है। ये कुछ ना कहना चाह रहा है ना कुछ बोलना चाह रहा है। लोअर वर्ग है वो खुल के चुनाव में आ रहा है, वोट भी दे रहा है। लेकिन मीडियम वर्ग और अपर मीडियम वर्ग ये वोट देने में आनाकानी कर रहा है, और वो समझ भी रहा है, सोच भी रहा है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। वो कन्फ्यूज है, मतदाता कन्फ्यूज है, और कन्फ्यूजन को दूर करना सत्ता का ही काम है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है आने वाले 3 चरणों में वो भी और भी ज़्यादा होगा? देखिए, जैसे चरण बढ़ते चले जाएंगे और सत्ता को लगेगा कि हम जा रहे हैं, विपक्ष को लगेगा कि हम आ रहे हैं, तो सत्ता जो भाषा का जो है वो आकलन, भाषा का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा और नीचे गिरता कर रहा है। देखिए, अभी जो रिजल्ट 4 जून को आने हैं, लेकिन होता ये है जो उनकी सत्ता की एजेंसियाँ जो होती हैं वो बताती हैं क्या हो रहा है। केजरीवाल की आमद अगर यूपी में होती वो कितना फर्क पड़ता है यूपी की राजनीति में? यूपी में नहीं अंतर पड़ेगा, केजरीवाल की यूपी में नहीं अंतर पड़ेगा, यूपी में अंतर नहीं पड़ेगा। यूपी में देखिए, यूपी में अखिलेश यादव और ये जोगी जी, ये 2 मुद्दे हैं, ये 2 ही लोग काम इफेक्ट डाल सकते हैं। केजरीवाल इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूपी में। अच्छा ठीक है, आप रवि उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, जिनसे हमने बात की और एक एक पहलू पर उन्होंने पूरी बारीकी से बातचीत की और बताया भी चुनाव में एक जो तबका है कि वो वोट नहीं देना चाह रहा है और एक जो साइलेंट वोट है वो कहाँ जा रहा है। हालांकि जनता आखिरी में तय करेगी, जनता जनार्दन ही तय करेगी केंद्र में किसकी सरकार बनती है। लेकिन जो जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया हो रहा है चुनावी जनसभा में, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ऐसा दौर फिलहाल इन्होंने अपने जीवन में, ये अपनी जो पत्रकारिता पूरा जीवन है वो पहली बार देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजनाथ सिंह ने बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और राजनाथ सिंह ने यह कहा कि बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं और कहा कि लखनऊ का बीजेपी संगठन इस बार कोशिश कर रही है कि उनकी जीत 5 लाख वोटों से अधिक से हो। वो काम कर रहे हैं। यूनिक आर्म्स जिनकी लगभग $1 बिलियन से ऊपर की कैपिटल हो जाया करती है, ऐसे यूनिक आर्म्स पहले 1, 2, 3 हुआ करते थे। 10 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत में इस समय हमारे यूनिक आर्म्स की संख्या भी
125 से अधिक होंगे। यह सब हमारी मेजर अचीवमेंट्स हमारे देश की। सब मिला जुला कर यदि मैं कहूं तो देश में एक ऐसा, मोदी जी के आने के बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट बना है कि लोगों को काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। गवर्नमेंट हर तरीके से अपना असिस्टेंट उनके लिए तैयार है। और इस बार के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहमत होंगे। पहले साउथ इंडिया में हमको न के बराबर सीट से प्राप्त होती थी, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल में। लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं ही नहीं बल्कि सर्वे एजेंसीज का भी यह दावा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में भी अपना झंडा फहराने जा रही है। चाहे भारत का नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप सबका सहयोग हम सबको प्राप्त हो, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, नौजवानों का संबल प्राप्त हो, ताकि हमारा यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और 2047 तक, 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और आज हम भारत को 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि 2047 क्रॉस करते करते भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसकी सही, यह आप लोगों की कोशिश है, और यही लक्ष्य सामने रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलना पड़ रहा है, और मैं जानता हूं बैठकर बोलने में वो चीज आ नहीं पाती। लेकिन मजबूरी है। फिर कभी यदि कोई कार्यक्रम होगा तो मैं निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल के बीच में आऊंगा, और बहुत सारे इस समाज से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर वाइडली आप सबके सामने चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए मामले में न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने के आदेश दिए। पुरकायस्थ ने राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Supreme Court has held the arrest and the remand proceedings to be illegal and has directed release of Mr. Purkasthya, and we've been directed to furnish the bail bond before the trial court, which we will be doing today. Do you think it will be major relief or what kind of relief? It is a very, very major and a big relief, because we have been maintaining from the very beginning that the entire proceedings against him were illegal and the manner of arrest and the remand proceedings were illegal, which has now been upheld by the Honorable Supreme Court. एक सप्ताह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज़ क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज मामले में हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी चिकित्सीय स्थिति पर विचार करते हुए आदेश पारित किया और कहा कि अभियोजन पक्ष को याचिकाकर्ता की हिरासत से रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं और माफ़ी दे दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 3 अक्टूबर को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद आरोप लगाया था कि समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए
एक समूह पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ ने 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने और बनाए रखने, कोविड-19 पर दुष्प्रचार अभियान चलाने, किसानों के विरोध को भड़काने और खुले तौर पर शामिल होने के लिए चीन से भारत में धन का प्रवाह किया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।